और बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं भौतिक विज्ञान 11th में पार्ट 5 गति के नियम लेक्चर 2। अच्छा, जो लेक्चर 1 है मेरा, लेक्चर 1 उसमें हमने क्या पढ़ा कि बल की संकल्पना क्या है, बल होता क्या है, कंसेप्ट क्या है बल का। ठीक है, और इस कंसेप्ट से संबंधित या बल से संबंधित न्यूटन के गति के नियम, ये सब बेटा हमने स्टडी की। गति के 3 नियमों के वक्तव्य लिखे। ठीक है, तो मैंने कहा अभी था पिछले लेक्चर में कि भाई जो अगला नेक्स्ट यानी लेक्चर 2 जो होगा उसमें हम एक एक करके यानी प्रथम द्वितीय तृतीय नियम को इलैबोरेट करेंगे, पूरी पूर्ण व्याख्या करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूटन के प्रथम नियम की। प्रथम नियम, जो प्रथम गति का नियम है वो हमें क्या बता रहा है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या अगर वस्तु सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु रुकी है, रुकी रहेगी, और चल रही है सीधी रेखा में एक समान गति से, तो उसी समान गति से उसी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब इससे 2 चीजें निकल कर आती हैं कि भाई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है, और वस्तु अगर गतिक अवस्था में है, एक समान चाल से चल रही है सीधी रेखा में, तो उसी रेखा में चलती रहेगी। यानी एक समान चाल से चल रही है तो उसी रेखा में उसी चाल से चलती रहेगी। तो 2 बातें इसमें ये हैं कि भाई 2 प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिल रही हैं। एक प्रवृत्ति, अगर कोई वस्तु रुकी है, रुकी ही रहेगी, वो आगे चलना नहीं चाहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है, वो चलते ही रहना चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। इन्हीं प्रवृत्तियों को बच्चों हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व इस प्रकार यानी अगर हम 2 बातें कर रहे हैं, विराम में है तो विराम में रहेगी, यानी वस्तु के विराम में रहने की प्रवृत्ति, इसको हम स्थैतिक जड़त्व कहते हैं या स्थिर जड़त्व कहते हैं। यानी स्थिर या स्थैतिक जड़त्व, यानी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में बने रहना चाहती है, वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में में बने रहना चाहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्थिर या स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्थिर या स्थैतिक जड़त्व। वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में बने रहना चाहती है क्या कहलाती है? स्थिर जड़त्व कहलाती है। ठीक है,
इसी प्रकार दूसरी जो बात यहां निकली कि भाई वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वो चलते रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व या गतिक जड़त्व। गति का जड़त्व या गतिक जड़त्व, यानी वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु चलते रहना चाहती है, यानी कि रुकना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती है। वस्तु की वह प्रवृत्ति, यानी वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु चलते रहना चाहती है, क्या कहलाती है? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है, ये जड़त्व, दो जड़त्वों के बारे में बात कर रहा है, अतः इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। ये जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए इस बात को, जैसे अगर हम कोई घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे आप घर पे बैठ के कोई अपना काम करने में लगे हुए हैं, मम्मी ने कहा या पापा ने कहा कि भाई जरा उधर चले जाओ, तो पहला हमारा अंदर से जो आता है कि भाई अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों जाएं? हम अपना जो काम कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, वो बैठे रहकर काम करना चाहते हैं, उसी काम को कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं। आप कह देंगे अभी रुकिए मम्मी, अभी रुकिए पापा, मैं अभी थोड़ी देर बाद काम कर दूंगा। ठीक है, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको टोक दे तो वो भी आपको बुरा लगेगा। तो ऐसे यहां पर है कि भाई जो हम काम करते हैं, करते रहना चाहते हैं। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, तो वो ये प्रवृत्ति या गुण क्या कहलाता है? स्थिर या स्थैतिक जड़त्व कहलाता है। और वस्तु की वह प्रवृत्ति या वह गुण जिसके कारण वो हमेशा यानी चल रही है, तो चलते रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस टेंडेंसी या प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ के अंदर होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल का हम बारी बारी से जिक्र करते हैं। जैसे हम ले लें स्थैतिक जड़त्व, स्थैतिक जड़त्व। ठीक है, यानी विराम अवस्था में वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। तो उसका अगर हम उदाहरण देखें, भाई जैसे कोई बस है, जैसे बस में कभी सफर करते हैं, ठीक है, तो जैसे बस में आप यहां बैठे हुए, ये आप ये बैठे हुए हैं, ये बस में बैठे हैं आराम से एकदम। ठीक है, अभी बस चल नहीं रही है, रुकी हुई है बस। तो बस अचानक से चल दे, अचानक बस चल देती है। अगर बस अचानक चल देती है तो क्या आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या अवलोकित करेंगे, क्या महसूस करेंगे कि भाई बस में बड़े आराम से बैठे हुए हैं, बस अचानक से चल दी। ठीक है, क्या होगा? हमें ऐसा लगता है कि भाई हम पीछे हमारा जो सर है वो पीछे की तरफ चला गया और टकरा गए। असल में होता यह है कि बेटा जैसे ही बस अचानक से चलती है तो हमारा जो लोअर पार्ट है, निचला हिस्सा है, बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे ही बस गति में आती है, हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो है वो भी बस के साथ गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा, ठीक है, स्थिति या स्थैतिक जड़त्व के कारण रुके रहना चाहता है। अब वो सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति सोचिए कि भाई हमारी टांगे तो आगे चली गई, ऊपर का धड़ जो है वो वहीं रहता है, और चूंकि बस चल रही है तो ये सीट आगे की तरफ बढ़ेगी, हमारे सर से टकरा जाएगी और हमें महसूस होगा कि भाई हम पीछे की तरफ चले गए, हमारा सिर जो है पीछे की तरफ चला गया। हमारा सिर पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, हमारा सिर रुका हुआ है, बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो है वो रुका हुआ है,
स्थैतिक जड़त्व के कारण निचला हिस्सा चल रहा है, बस के साथ है, ठीक है। तो ये कुर्सी जो है पीछे से आके टकरा गई, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, स्थैतिक जड़त्व का हो गया। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों। एक तो बच्चों एक्सपेरिमेंट्स आए, प्रयोग साहब घर पे करते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास ले ली या बॉटल ले ली, ऐसे बॉटल ले ली, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक हार्ड पेपर गत्ता रख दिया, क्या रख दिया, गत्ता रख दिया, और इस पर एक सिक्का रख दिया। यहां सिक्का रख देते, 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का यहां पे रख दिया। 5 रुपए का यानी कॉइन है, ये क्या है, ₹5 का सिक्का। ये हार्ड पेपर है, इसको अचानक खींचो, यहां से एकदम खींच लो, एकदम खींचो। इसको क्या करो, इस पेपर को, जो हार्ड पेपर है, गत्ता है, एकदम खींच लो इसको। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, एकदम खींचो इसको, आप एकदम खींच लो यहां पे, ठीक है। क्या सिक्का साथ में आ जाएगा, क्या सिक्का साथ में गत्ते के साथ आ जाएगा, नहीं। सिक्का जो होगा बेटा, जैसे ही हम इसको गत्ते को खींचेंगे, पेपर को खींचेंगे, तो पेपर तो आ गया गति में, लेकिन बेटा जो सिक्का होगा वो स्थैतिक जड़त्व के कारण वही रहेगा। अब उसका बेस तो हट गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं इसको। तीसरा, अगर बच्चों जैसे ये कंबल है, क्या ये कंबल, ठीक है। अब इसमें धूल धक्कड़, ये धूल के पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण धूल के घुसे हुए हैं। अब एक डंडा लेकर आए, डंडा, ठीक है। अब जैसे मुहावरा बना हुआ है कि भाई धूल झाड़ देना। अब ये डंडा जो है कंबल के ऊपर लगाइए, कंबल में से धूल के जो कण होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। वो क्यों निकलने लगेंगे, जैसे कंबल को हम डंडे से मारते हैं, ठीक है, तो कंबल तो आ गया गति में, लेकिन जो कण है स्थैतिक जड़त्व के कारण रुके रहते हैं। अब बेटा जिस पर वो रखे हुए हैं, जिस कंबल पे वो रुके हुए थे, जो उनका आधार था, वो चला गया, हट गया, गति में आ गया, तो कण हवा में रह गए, ठीक है। क्योंकि हवा का मोशन लगातार होता है, हवा रुकी हुई नहीं है, चलायमान है, वो पार्टिकल जो होते हैं हवा के साथ मूव कर जाते हैं, उड़ने लगते हैं। ये पार्टिकल क्या होंगे, उड़ने लगेंगे। ये धूल के कण, यानी धूल के कण उड़ते हैं, क्या होंगे, उड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से हम स्थैतिक जड़त्व के बारे में चीजें इंडिकेट कर सकते हैं। तमाम एग्जाम्पल है बेटा जो इस बात को, यानी स्थैतिक जड़त्व के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एक चौथा और देख लेते हैं। जैसे बेटा ये पेड़ है, ये मैंने ट्री बना दिया। अब यहाँ पे एक फ्रूट, बड़ा टेस्टी फ्रूट ले लेते हैं। ये बताइए क्या है, ये मैंगो आम हो गया। तो अगर इसकी हम डालियां पकड़ के हिलाएं, या और कोई भी फ्रूट हो सकता है, उसकी डालियां पकड़ के हिला दीजिए, तो क्या होगा, फ्रूट जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, फल नीचे गिर जाएगा, टपक जाएगा। जैसी इसकी जो डालियां हैं जिससे फ्रूट लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, ठीक है, उस हम डंडी को, यानी उस यहां पर हिलाते हैं, ब्रांच को हिलाते हैं, उसकी डंडी को हिलाते हैं, ठीक है, या पेड़ को हिलाते हैं यहां पर, तो ये मोशन में आ गए। लेकिन फल, फ्रूट जो है, आम जो है, अभी भी स्थैतिक जड़त्व में है। तो बस इस कारण वो नीचे वहां से टूट जाएगा और नीचे आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम बता सकते हैं जो गति का जड़त्व है, उसके भी तमाम हमारी डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल, उदाहरण होते हैं। तो अब ले लेते हैं गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब जैसे बस चल रही है और बस अचानक से रुक जाती है, चलती बस अचानक से रुक जाती है। अगर आप बस में बैठे हैं तो क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे आप लोग? अगर बस में जा रहे हैं, बस एकदम भागे चली जा रही है, एकदम बस ब्रेक मारता है, बस वाले ड्राइवर साहब देखते हैं तो एकदम ब्रेक मारना पड़ता है उन्हें अचानक, ठीक है। तो उस वक्त हम कहां, किधर जाएंगे, पीछे जाएंगे क्या?
भाई जैसे ही ब्रेक लगेंगे हमारी पूरी बॉडी किसमें थी, गति में थी, बस के साथ गतिमान थी, एकदम तेजी से भाग रही थी। ठीक है, अब बेटा जैसे ही बस रुकेगी, ये हमारी हो गई बस, ये बहुत तेजी से भाग रही थी, यहां पर ये आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पे जब बस तेजी से भाग रही है, एकदम अचानक से रुक जाती है, एकदम रुक गई, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट है, लोअर पोर्शन है, निचला हिस्सा है, बस के साथ एकदम रुक जाएगा। बस क्या होगी, बस रुक गई, चलती बस रुक गई अचानक, तो नीचे का हिस्सा एकदम रुक जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा, ठीक है, ऊपर का हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो ये आगे की तरफ हो जाएगा, यानी ये कहां पर हो जाएगा, आगे की तरफ हमें झटका लगेगा। अगर थोड़ा हम चौकन्ने नहीं रहेंगे तो आगे एकदम सिर लग सकता है। इसीलिए तो बच्चों जो सीट बेल्ट होती है कार वगैरह में, सीट बेल्ट यही तो हमें ऐसे एक्सीडेंटों से रोकती है। भाई जो कार के अंदर आगे जो सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम उनको ब्रेक मारना पड़ा तो एकदम नीचे का पोर्शन तो एकदम रुक जाएगा, लेकिन ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है गति के जड़त्व के कारण आगे चला जाएगा, आगे जाके टकरा जाएगा। उससे बचाने के लिए बेल्ट होगा, तो बेल्ट उसको रोक लेगा। तो बेल्ट इसलिए बांधा जाता है, बेल्ट बांधा करिए इसमें है। दूसरा हम यहां पर और भी उदाहरण दे सकते हैं गति का जड़त्व, जैसे बेटा ये बस चल रही है, यहां पर जब जैसे बस स्टॉप आने वाला होता है तो बस हल्की चाल से हो जाती है। कुछ बेसब्रे लोग होते हैं एकदम चलती बस से भी उतर जाते हैं, इवन चलती ट्रेन से भी उतरने लगते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बेटा जैसे यहाँ पर ये बस चल रही है, अब यहाँ पर एक बंदा जो है ये उतरता है। अब एक बंदा यहां से उतरा, ये ऐसे करके ये बस से उतरता है। ठीक है, जब बस से उतरेगा, जैसे कोई बस हल्के हल्के चल रही है, एकदम उतरे, तो हमें बस के साथ थोड़ा भागना पड़ता है, बस के साथ थोड़ा भागना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे एकदम आके बस यहाँ पे पैर रख दिए, भागते नहीं है, तो हम गिर जाएंगे, चोट वोट लग जाएगी इसके अंदर। उसका कारण ये है कि भाई जैसे ही जब भी हम बस के अंदर है, चाहे वेग कम है या वेग ज्यादा है, तो हमारा वेग भी बस के वेग के बराबर है। अब जैसे ही बस से चलती बस से हम उतर रहे हैं, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल वेग है, क्षैतिज वेग है बस का, वही क्षैतिज वेग हमारा भी उतरते टाइम। और जैसे ही हमारे पैर जमीन के, पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, धरातल के संपर्क में आते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, स्थिर अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन ऊपर का हिस्सा अभी भी हमारा क्या होता है, गति के जड़त्व के कारण मूव कर रहा होता है। भाई अगर आपके पैर रुक गए, आपका ऊपरी सिरा मूव कर रहा है, आप गिर जाएंगे घुटनों के बल। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ही हम बस से उतरेंगे तो बस के डायरेक्शन में हमें थोड़ा भागना होगा, जिससे हमारी बॉडी पर कंट्रोल पैदा हो जाएगा कि भाई हम अब कंट्रोल कर सकते हैं, तो बस अपनी गति धीमी करके हम रुक जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम बता सकते हैं, जैसे जब लंबी कूद होती है, ऊंची कूद नहीं, लंबी कूद, तो लंबी कूद के लिए पहले भागना पड़ता है। ये थोड़ी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, लंबी कूद वहीं से चालू कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। मुझे पहले थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। जब यहां से पहले दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे, एक संवेग बनाएंगे, फिर यहां से जंप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर लंबी कूद हो जाएगी। बेटा लंबी कूद में जैसे ही हम दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर किस में आ जाएगा, यानी गति के जड़त्व में आ जाएगा। और जानते ही हो आप, गति का जड़त्व जिसमें होता है वो रुकता नहीं, उसकी प्रवृत्ति रुकने की नहीं होती, आगे भागने की होती है। बस हम जंप लेंगे, ठीक है, तो बस ये हमारे यानी हमारे प्रवृत्ति बढ़ा देगा आगे। जितना हम दौड़ेंगे कूद से पहले, वो हमारे गति के जड़त्व को बढ़ा देगा। जब गति का जड़त्व बढ़ेगा तो हमारी कूद भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यानी लंबी कूद से पहले खिलाड़ी दौड़ते हैं, है ना, लंबी कूद से पहले खिलाड़ी दौड़ते हैं ताकि गति का जड़त्व बढ़ जाए। गति का जड़त्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर। तो लंबी कूद भी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी।
ये बस से उतरते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, बस के साथ थोड़ा भागना पड़ता है। बस से उतरते समय, ठीक है, यानी चलती बस से है, चलती ऐसी नहीं कि बहुत धुआंधारी से चल रही है कि 80-90 की रफ्तार, 80-90 किलोमीटर पर आवर चल रही है, वहां से उतर पड़े, तब तो ये फिर दौड़ भी नहीं पाओगे आप, कर रहा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। जब बस स्टॉप पर जब हल्की गति होती है उस टाइम चलती बस से उतरते समय, ठीक है, जो यात्री है, यात्री को थोड़ा बस की दिशा में दौड़ना पड़ता है, यात्री को बस की दिशा में दौड़ना पड़ता है, बस की दिशा में दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज सोचिए, जैसे आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जो आपकी ट्रेन है वो एक समान गति से चल रही है। अब आप ट्रेन में बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल आपके हाथ में या कोई वस्तु हाथ में, मान लो मार्कर हाथ में, ऊपर उछालते हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है, ट्रेन में आपने गेंद को या बॉल को या पेन को या किसी वस्तु को ऊपर उछाला, तो कहां जाएगी, क्या हाथ में आएगी, कि आगे निकल जाएगी या पीछे रह जाएगी, सोचिए बेटा। अगर यहां पे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, भाई ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन। अब यहां से एक वस्तु को ऊपर उछाला गया, एक वस्तु को ऊपर उछालते हैं, गेंद को ऊपर उछालते हैं, तो कहां पर गिरेगी, ये कहां जाएगी। देखो, जैसे हम सबसे पहली बात, जब बेटा ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन में कोई भी चीज जो ट्रेन का हिस्सा है, अगर यात्रीगण बैठे हुए हैं तो यात्रीगण भी उसी ट्रेन का हिस्सा है, वो सभी एक ही वेग से चल रहे हैं, उनका गति का जड़त्व समान है। अब एक बॉल को ऊपर फेंका गया, जो क्षैतिज वेग है ट्रेन का, वही क्षैतिज वेग किसका है, बॉल का भी होगा। जो गति का जड़त्व क्षैतिज दिशा में ट्रेन का है, वही बॉल का भी होगा, ठीक है। अब बॉल को ऊपर फेंका गया, अब बॉल अपने जो ऊर्ध्वाधर वेग है ऊपर से चली गई, ऊपर फेंकी गई, लेकिन क्षैतिज वेग अभी भी क्या है, v के बराबर, ट्रेन के वेग के बराबर। तो इसका मतलब ये क्षैतिज दिशा में तो चलेगी उसी समान वेग से, ट्रेन के बराबर समान वेग है बॉल का, तो इसका मतलब कि बॉल और ट्रेन के बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो वही रहेगा। इस ट्रेन के हर जगह से जो दूरी रहेगी, कैसी रहेगी बॉल की, वो वही रहेगी सेम। इसका मतलब कि भाई जब वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग मिलेगा तो वस्तु जो है इस तरीके से चलती हुई ऐसे करके ऐसे नीचे गिरेगी। ये तो जब मैं बाहर से देख रहा हूं तब दिखाई देगा, लेकिन अगर ट्रेन के अंदर हम बैठे होंगे, ठीक है, वस्तु को उछालेंगे, बॉल को उछालेंगे, तो वस्तु ऊपर तो जा रही है, लेकिन क्षैतिज वेग, उसका जो गति का जड़त्व है हमारे समान है। जो हमारा वेग है, मैंने बॉल को उछाला, बॉल ये चली ऊपर, क्षैतिज वेग सामने है, क्षैतिज दिशा में मेरा वेग और बॉल का वेग समान है, कोई उसमें सापेक्षिक गति नहीं है। इसका मतलब जब वो लौट कर आएगी तब भी उसका वेग v होगा, हर स्थिति में बॉल का वेग v, बॉल का वेग b, बॉल का वेग v, और हमारा वेग भी क्या है, v के बराबर, इसलिए वो बॉल हमारे हाथ में आ जाएगी। तो बेटा ये यहाँ पे तमाम एग्जाम्पल होते हैं जो स्थिति के जड़त्व या गति के जड़त्व को बताते हैं। तो पहले नियम का इस तरीके से व्याख्या है। तो हमें इन सब एग्जाम्पलों में पता ही चल रहा है, कोई वस्तु रुकी हुई है, रुके रहना चाहती है, उसे अगर चलाना है तो बाह्य बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में एक समान वेग से चल रही है, चलते रहना चाहती है, अगर उसे रोकना है बाह्य बल की आवश्यकता होगी। मैंने लिखा भी था बेटा पिछले लेक्चर 1 के अंदर कि भाई जो पहला नियम है, गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है, उसका महत्व क्या है, उसका महत्व यही है, वो हमें ये बताता है कि बल की आवश्यकता पड़ती क्यों है, बल की जरूरत क्यों पड़ रही। तो इस तरीके से बेटा मैं पहला नियम बता सकता हूं। अब दूसरे नियम की व्याख्या करते हैं। दूसरा नियम,
यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब सेकंड लॉ देखते हैं। ठीक है, उस दिन हमने लिखा कि भाई अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करे, ठीक है, तो ये बाह्य बल जो होता है वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न कर देता है। अगर वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल ले लें तो ये बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जो बाह्य बल होता है, बाह्य बल, ठीक है, बाह्य बल, किसी वस्तु पर बाह्य बल, किसी वस्तु पर बाह्य बल किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को यानी जो किसी वस्तु पर बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बाह्य बल बच्चों अगर F है, वस्तु का द्रव्यमान m और उत्पन्न त्वरण a, F इज इक्वल टू मा या ma, ये हमने लिखा था। ठीक है, अब इसको और इलैबोरेट करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से हम क्या इसको बताते हैं, न्यूटन के गति का नियम, दूसरा नियम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसे समझे। जैसे बेटा मान लो ये मेरे पास वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m के बराबर है, m के बराबर द्रव्यमान है। ये मान लो आरंभिक वेग u से चल रही है। u क्या है, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग u वेग से चल रही है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, मैं पीछे से आया, पीछे से उसको और तेजी से धक्का लगा दिया। धक्का जब पीछे से लगाएंगे, साइकिल को और धक्का दे देंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा। ऐसे यहां पर है, अब मैंने यहां बल लगा दिया, एक बल लगा दिया वस्तु में, तो बल लगाने से त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण मतलब उसके वेग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब बल की दिशा जो है प्रारंभिक वेग की दिशा में है, तो त्वरण, उत्पन्न त्वरण जो होगा वेग को बढ़ा देगा। अब वस्तु मान लो यहां पर आ गई और अब उसका वेग v हो गया। द्रव्यमान कितना है, n के बराबर। ठीक है, अब v क्या हो गया, इसका अंतिम वेग। यानी हमने दो पॉइंट के बीच में, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखा, ये प्रारंभिक वेग u हो गया और ये अंतिम वेग। अंतिम वेग का ये मतलब नहीं है कि यहां रुक गई है, आगे जा रही है। हमने सिर्फ दो पॉइंट देख लिए, यानी एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यहां पर इनके बीच हमने देखा बॉडी को, वस्तु को। ठीक है, अब बेटा यहां पे एक्सेलरेशन, त्वरण की बात करें, जो त्वरण होगा, त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यानी ये किसके बराबर होता है, वेग के परिवर्तन की दर। वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते। तो इसका मतलब वेग के परिवर्तन की दर का मतलब हो गया वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग परिवर्तन हमेशा फिजिक्स में परिवर्तन, चेंज, फाइनल, अंतिम माइनस आरंभिक, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, यानी v माइनस u। और समय कितना, t। मान लो यहां से यहां तक आने में जो समय लग रहा है, जो समय व्यतीत हुआ वो t, समय मैंने t मान लिया, त्वरण a हो गया। तो a बराबर v माइनस u बटे t। तो यहां पर आ जाते हैं जो हमने पहले लिखा, f बराबर f इज इक्वल टू m इंटू a। अब a की जगह मैंने क्या रख दिया, v माइनस u बटे t। तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं m v, m का अंदर गुणा कर दूं, m का अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, तो mv माइनस mu, mv हो गया m यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, इसको हम संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग।
अब मास, द्रव्यमान और अंतिम वेग, तो अंतिम संवेग हो गया, अंतिम संवेग। ठीक है, संवेग को हमेशा किससे लिखेंगे? पी से लिखेंगे। तो अंतिम संवेग मैंने P2 लिख दिया। तो बेटा यहां पे P2 का मान क्या हो गया? m गुणा v, द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग। अंतिम वेग ये है v के बराबर। तो ध्यान रखिए, संवेग मतलब संवेग यानी P mv, मास यानी द्रव्यमान गुणा वेग, अंतिम संवेग ये आ गया। प्रारंभिक संवेग क्या आ गया? P1, इसको मैंने लिख दिया प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग हो गया प्रारंभिक वेग गुणा मास mu। तो बेटा mv लिख सकता हूं मैं अंतिम संवेग P2 माइनस mu लिख सकता हूं P1, प्रारंभिक संवेग P1 mu, अंतिम संवेग P2 किसके बराबर? mv के बराबर। ठीक है, P2 माइनस P1 बटे T, ये आ गया। यानी संवेग में परिवर्तन, ये संवेग में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन को बेटा मैं डेल्टा से शो करता हूं। कोई भी परिवर्तन हो तो इसे मैं डेल्टा P, यानी ये संवेग में परिवर्तन। ये क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन। और ये क्या आ गया? समय आ गया। ये संवेग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, एक तरीके से ये संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। डेल्टा P यानी संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल, समय अंतराल, ये समय अंतराल हो गया। संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, इसको क्या बोलेंगे? संवेग परिवर्तन की दर। यानी एक तरीके से अब बल क्या हो गया? संवेग परिवर्तन की दर, ये संवेग परिवर्तन की दर हो गया। ठीक है, अब बेटा चाहे अब नियम बनाना है तो नियम में ऐसे बना सकता हूं कि भाई अब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन, ये जो समानुपात का चिन्ह है यानी जो इज इक्वल टू, ऐसे हटाकर एक समानुपात का चिन्ह लगा दूं। ठीक है, समानुपात का चिन्ह लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर। बेटा अब यहीं से और व्यापक रूप से, यानी जो मैंने द्वितीय नियम लिखा था F इज इक्वल टू ma, तब इसको व्यापक रूप दे रहा हूं मैं। क्या यानी क्या? कि जो बाह्य बल है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्योंकि अब बेटा यहाँ पे दोनों ही वेक्टर है, कहीं कोई माइनस साइन चिपका नहीं है। इसका मतलब जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वही बाह्य बल की दिशा होती है। ठीक है, तो इससे बेटा हम क्या बना सकते हैं? अपने द्वितीय नियम को जो हमने लिखा था, किसी वस्तु पर बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma, तो उसको एक व्यापक रूप दे देते हैं, इलैबोरेट कर देते हैं इसको। तो क्या लिख देते हैं? अब क्या लिख देते हैं इसे? किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है तथा जो संवेग परिवर्तन होता है बाह्य बल की दिशा में होता है, तथा संवेग में परिवर्तन बाह्य बल की दिशा में होता है। एक
मिनट वीडियो देख लेता हूं बेटा मैं। तो बेटा यहां पे इस तरीके से मैं न्यूटन का द्वितीय नियम इंगित कर सकता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो द्वितीय नियम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। इसका महत्व यही है कि भाई हम जो गणितीय रूप दे रहे हैं, जो द्वितीय नियम है, बल की संकल्पना को, बल की डेफिनेशन को, परिभाषा को एक गणितीय रूप देते हैं। तो इसका क्या महत्व है भाई? महत्व किसका? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का महत्व क्या है? पहले नियम का महत्व क्या है? पहले नियम का महत्व है कि बल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला नियम ये बता रहा है। तो द्वितीय नियम हमें ये बता रहा है कि बल की परिभाषा, गणितीय परिभाषा हमेशा गणितीय सूत्र के आधार पर ही होती है। यानी इसका महत्व क्या है? ये बल को परिभाषित करता है। क्या करता है? यह बल को कौन? न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। यह बल को परिभाषित करता है। परिभाषा दे रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, ये बता रहा है। और SI यूनिट की परिभाषा बना रहा है, उसकी तो बना रहा है परिभाषा, ठीक है। और उसका SI यूनिट भी बता रहा है कि भाई SI यूनिट क्या बनेगा, कि न्यूटन किसके बराबर होगा। तो ये इसका महत्व होता है। तो आज बेटा इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर न्यूटन का तृतीय नियम देखेंगे और कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे, ठीक है बेटा।